हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी फाइनली बैंक ऑफ इंडिया ने अपना पीजीडीबीएफ का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है आफ्टर इतने लॉन्ग गैप, क्योंकि 1 अप्रैल से तो वो अपना स्टार्ट करने वाले थे कोर्स, और अब जाकर अक्टूबर में उन्होंने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है फाइनली। तो अब होप्स हो कि जल्दी से जल्दी आपका कोर्स स्टार्ट हो जाए। आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा जो लेटर आया था बैंक ऑफ इंडिया का उसके रिगार्डिंग कुछ लोगों को क्लैरिटी नहीं है, तो एक बार वो समझा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ज्वाइन करने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर आप छोड़ते हैं बीच में कोर्स को आपको कितनी फीस पे करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करूंगी मैं। सबसे पहले इसमें आपका जो लेटर आया था जिसमें लिखा हुआ है कि प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ जो है उसमें लिखा हुआ है कि आपको इस लेटर ये जब भी आया है तो 15 दिन के अंदर आपको मेल आ जाएगा कि आपका जो ऑफर लेटर है वो आपको मेल पे आ जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो सबसे पहले तो आपने जो भी ईमेल आईडी जो फॉर्म भरा था जो प्रोवाइड की है उसका एक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है वो ज़रूर देखना है, क्योंकि जो भी इंटीमेशन है मेल पे आएगा। मेल पे आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, उसमें आपको लिखा रहेगा कि मेडिकल कैसे होगा, क्या क्या डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने, अदर जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको उसमें आएगा। तो तब तक आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या होगा, सब कुछ उस मेल में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा जब आपको वो मेल रिसीव होगा। जब वो मेल रिसीव होगा तो विदिन 3 डेज 3 दिन के अंदर आपको सोच के आंसर देना है उन्हें कि आप ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी मेल में आपको रिवर्ट करना है उनको, रिप्लाई ज़रूर करना। अगर आपने 3 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो वो सोच लेंगे कि आपको ये ज्वाइन नहीं करना बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखना। तो देखते रहना कि कब आपका मेल आ रहा है। वैसे मुझे भी जैसे ही पता चलेगा मैं आप एक वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी। दूसरा इन्होंने ये लिखा है कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो प्लीज़ मार्क्स के लिए आरटीआई ना लगाएं। इन्होंने लिखा है कि 25 नवंबर के पहले वो उनको मेल आईडी पे उनके मार्क्स बता देंगे कि उनके कितने मार्क्स आए हैं। तो आरटीआई आप लगाएंगे तो भी वो एंटरटेन नहीं करेंगे 25 नवंबर के पहले। तो 25 नवंबर तक का वेट कर लीजिए जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन अगर हो गया है तो ज्वाइन करना है या नहीं करना है। देखिए अब ये क्या रिक्रूटमेंट आया था फरवरी में, अब उसके बाद इतना गैप हो गया तो बीच में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका या तो कहीं सिलेक्शन हो गया होगा या फिर अभी जो एग्जाम्स चल रहे हैं उसके लिए वो सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे। अब बीच में ये बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट भी आ गया है तो वो लोग कंफ्यूज होंगे कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप अब ये क्या एकदम मिड है, अभी तक आपका एक भी एग्जाम का रिजल्ट तो आया नहीं है ना। IBPS फाइनल रिजल्ट जो है वो तो अप्रैल में आएगा IBPS PO का क्लर्क का। लेकिन जो लोगों का RRB PO का मेंस निकल गया है और अगर वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं अभी RRB PO का, तो देखिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अब अगर आपने अपनी ही स्टेट से RRB PO का फॉर्म भरा है तो फिर बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ा सा सोच लीजिए। RRB में ज़्यादा अच्छे से आपका रहेगा सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे आपको अपनी स्टेट में पोस्टिंग मिलेगी तो जो ट्रांसफ़र की इशू है वो नहीं आएगी। लेकिन अब RRB का इंटरव्यू होने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि हुआ है नहीं हुआ है, तो पहली इंस्टॉलमेंट तो आपको बैंक ऑफ इंडिया की भरनी पड़ेगी। तो या तो आप ऐसे केस में एजुकेशन लोन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि एजुकेशन लोन जो अगर आप ले लिया आपने तो आप पूरे अमाउंट का लेंगे, 3.5 लाख प्लस GST होता है 4,10,000, 4,10,000 समथिंग रहता है ये। तो इतना अगर आपने एजुकेशन लोन पूरा एक साथ ले लिया तो बीच में अगर आपने कोर्स छोड़ भी दिया तो आपको लोन तो पूरा भरना पड़ेगा। तो उस केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहला इंस्टॉलमेंट भर दीजिए, क्योंकि फीस आपकी इंस्टॉलमेंट में जाएगी। तो पहला इंस्टॉलमेंट अगर भर देंगे तो उतना आपका लॉस नहीं होगा। जो आपका बॉन्ड साइन होगा ना 3 इयर्स बैंक सर्व करने का, वो इस ट्रेनिंग के बाद होगा, जो जनरली होता है, जो हमारे साथ हुआ था। तो जो वो वाला बॉन्ड है उसका आप अभी टेंशन मत लीजिए। अभी ये पूरा जो कोर्स है, इस कोर्स का जो पीरियड है उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी बाकी कोई एग्जाम्स निकल रही या नहीं निकल रही। देखिए बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो वो IBPS PO जैसी बिल्कुल सेम जॉब है। तो जो लोग RRB PO में सेलेक्ट हो जाते हैं वो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको घर के आसपास पोस्टिंग मिल रही है तो RRB में ज्वाइन करें। उसके अलावा अगर आप SBI PO के लिए वेट कर रहे हैं तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि SBI से ज़्यादा बेटर है कि आप बैंक ऑफ इंडिया में रहें, क्योंकि SBI में सैलरी अलाउंसेस तो ज़्यादा है लेकिन इन कंपेरिजन टू बैंक ऑफ इंडिया वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उन दोनों में आप बैंक ऑफ इंडिया चूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि आप BOI में रहेंगे तो कंपेरेटिव टू अदर बैंक्स आपकी थोड़ी सी रिलैक्स लाइफ हो सकती है, क्योंकि
देखिए जितना बड़ा बैंक होता है उतना ज़्यादा वर्कलोड होता है, ये आप मान के चलिए। SBI में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, उतना ही बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर जो वर्कलोड है वो ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप रैंकिंग वाइज अगर नीचे के बैंक्स देखेंगे तो वर्कलोड कंपैरेटिव थोड़ा सा कम रहता है। वैसे RRBs में वर्कलोड तो रहता है लेकिन फिर भी उतना नहीं रहेगा, वो मैनेज आप कर सकते हैं। और अगर आपका IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क में हो रहा है और अगर आपको रिलैक्स लाइफ चाहिए और लाइफ टाइम आपको बैंक में जॉब करनी है तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप क्लर्क ज्वाइन करें। देखिए कोर्स तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, पहली इंस्टॉलमेंट तो भरनी पड़ेगी। पहली क्या, अप्रैल तक आते आते दूसरी इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी। लेकिन ये है कि इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो आपको उतना ही पैसा जाएगा आपका जितनी इंस्टॉलमेंट है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसने 3rd जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें बैंक छोड़ दिया था क्योंकि उसका नाबार्ड में सिलेक्शन हो गया था। तो जो 2 इंस्टॉलमेंट है वो तो उसकी चली गई थी, लेकिन जो तीसरी इंस्टॉलमेंट है वो पे करने के पहले उसका नाबार्ड में हो गया था, तो उसकी जो 3rd इंस्टॉलमेंट है वो बच गई थी। लेकिन इस केस में उसने लोन नहीं लिया था। अगर आपने लोन ले लिया तो फिर तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी क्योंकि मैंने ये मिस्टेक की थी। जैसे मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर IBPS क्लर्क भी ज्वाइन किया होता तो प्रमोशन लेके भी मैं PO तो बन जाती। अभी यहाँ पर मणिपाल में थोड़ी सी बाउंडेशंस ये हो जाती है कि आपको सर्व करना पड़ेगा बैंक को कम से कम 5 साल। 5 साल आप सर्व करेंगे, उसके बाद ही आपको पूरा पैसा रिफंड होगा। उसके साथ ही जो वो 1 लाख का बॉन्ड है उसके लिए भी आपको 3 साल सर्व करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लिमिटेशंस आ जाती है, लेकिन फिर भी देखिए जिसको आगे बढ़ना है वो तो बढ़ जाते हैं। जिसका अगर कहीं हो गया, जैसे एक का नाबार्ड में ही हो गया, तो नाबार्ड में हो गया है तो फिर वो ये नहीं देखेगा कि उसके कितने पैसे वेस्ट हो गए। उसका अगर अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया है तो फिर वो छोड़कर चले जाता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। अगर आपको लग रहा है कि आपका IBPS क्लर्क में या RRB क्लर्क में सिलेक्शन हो जाता है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको PO बनना है तो वो आप प्रमोट होके भी बन जाएंगे। और अगर IT ऑफिसर की बात करें तो IT ऑफिसर जो IBPS SOIT है उसी के जैसा है। तो उसके लिए आप देखिए, आपका सिंगल ऑप्शन है IBPS SOIT, तो IT ऑफिसर तो फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जो जर्नलिस्ट है उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि लोन लेने की बजाय अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी और थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट हो सकता है तो इंस्टॉलमेंट पे कर दें। तो आप नेक्स्ट तक अगर आपका कुछ एग्जाम में सिलेक्शन हो गया तो आपका वो पैसा बच जाएगा। और जो बॉन्ड है उसका टेंशन मत लीजिए, वो कोर्स पीरियड के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो कोर्स पीरियड में अगर आपने 9 मंथ्स बाद भी छोड़ा तो आपको जो कोर्स की फीस है बस वही जाएगी, बॉन्ड अमाउंट नहीं जाएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। PGDBF PO से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।